हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद फ्यूचर यात्रा में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्यों साइकोलॉजी का अध्ययन एक टीचर्स को करना चाहिए। चाहे तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, चाहे वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, हर टीचर को साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि हमें पेपर पास करना है, नहीं, हम बच्चे को कैसे सिखाएं, हम बच्चे को कैसे अच्छी शिक्षा दें, इसके लिए साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे टीचिंग के पाठ्यक्रम में साइकोलॉजी को जोड़ा गया है। जैसे सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा अधिगम। अब अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम। तो ये अधिगम हम बच्चों को जब सिखा रहे हैं तो हम ऐसे सिखाएं बच्चों को कि उनके व्यवहार में भी क्या हो जाए, स्थायी परिवर्तन हो जाए। और एक ये शिक्षक करता भी है। हर एक शिक्षक जो होता है वो बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अब हम जब उनको संधि सिखाते हैं, टीचर जैसे आप बच्चे को संधि सिखा रहा है, समास सिखा रहा है या नाउन सिखा रहा है, तो हम उसे ऐसे सिखाते हैं कि बच्चा हर एक चीज़ में नाउन को खोजने लगता है कि अच्छा ये नाम है तो ये क्या है, नाउन है। अच्छा ये नाम है तो ये क्या है, संज्ञा है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिली? अधिगम से। अधिगम में ये सिखाया जाता है कि बच्चे के व्यवहार में हम स्थायी परिवर्तन कैसे करें। तो जैसे कोई फैन है, ऊपर फैन लगा हुआ है, तो हम फैन को देख के बच्चा कहता है कि अच्छा आज हमारे टीचर ने पढ़ाया है कि फैन जो होता है, जितने भी जिनको हम नाम दे सकते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो अच्छा ये फैन है तो ये फैन भी एक क्या है, संज्ञा है। पर्टिकुलर हम इसे नाम दे रहे हैं तो ये क्या है, संज्ञा है। तो ये हमने कहाँ से सीखा? अधिगम से। अब अधिगम के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे थॉर्नडाइक ने अधिगम का नियम जैसा तत्परता का नियम, कि हम जो है एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों को हम क्लास में सिखा सकते हैं उनको, लेकिन हम उन्हें कि बच्चा सीख ही रहा है उसके लिए हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो हमें अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए ताकि हम उस बच्चे को तत्पर कर सकें, जैसे कि वो बच्चा सीख सके। फिर आता है, अगर संतुष्ट होता है तो वो क्या करता है, वो दोबारा से सीखता है। उसको जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है वो अच्छा होता है। और अगर अपने परिणाम से वो संतुष्ट नहीं है तो फिर वो अधिगम अच्छे से नहीं करता है। तो बच्चों को हमें ऐसे सिखाना चाहिए, ऐसा उनके ऊपर प्रभाव डालना चाहिए कि बच्चा जो है उसे संतुष्ट हो, या बच्चे का परिणाम ऐसा आए कि बच्चा संतुष्ट हो, ताकि वो मोटिवेट होकर दोबारा से सीखे। अभ्यास का नियम, अभ्यास के जड़मत होते सुझान, कि हमें बच्चे को अभ्यास भी कराना चाहिए। तो उससे बच्चा क्या होता है कि अभ्यास करने से बच्चे को चीज़ें रिवाइज रहती है तो बच्चा और अच्छे से सीखता है। फिर हम जैसे पढ़ते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में हमारा जो स्मृति है, वातावरण है, वंशानुक्रम है, ये सभी प्रभावित करते हैं। शिक्षक की शिक्षण विधि है, शिक्षक कैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, तो उसके लिए ही हमें साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए कि हमें ऐसे बच्चे को हम जान सके कि बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है। कि हर एक बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता लिए हुए होता है। प्रत्येक बच्चे का जो मेंटेलिटी लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है तो कोई औसत होता है तो कोई मंद बुद्धि होता है। तो एक टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चे को ऐसे पढ़ाए कि प्रतिभाशाली वाला बच्चा जो है वो बोर ना हो, और जो मंद बुद्धि बालक है वो भी इसमें सीख सके। तो हमें इस तरीके से अपनी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम सीख सके कि एक जो टीचर है वो किस तरीके से हम पढ़ा सकता है। तो इसमें एक टॉपिक आता है परिपक्वता। तो परिपक्वता तो जो है वो अधिगम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि देखा होगा कि एनसीईआरटी या फिर किसी भी बुक्स में हम वही पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। हम थर्ड क्लास से हम बच्चों को वर्णमाला सिखा देते हैं कि वर्णमाला, या सेकंड क्लास में या फिर हम यूकेजी क्लास से बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखाते हैं, और वही चीज़ें हम 10th तक सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक परिपक्वता जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है, क्योंकि वही जो स्वर व्यंजन है हम 10th में सीख रहे हैं। अगर जो स्वर व्यंजन का डिवाइडेशन है अगर हम यूकेजी में कर दे तो बच्चा नहीं सीख पाता। इसी के लिए पहले उन्हें वर्णमाला के माध्यम से स्वर और व्यंजन को यूकेजी क्लास में बस उन्हें ऐसे लेके ज्ञा तक बताया जाता है। फिर उसके बाद उन बच्चों का वही स्वर और व्यंजन का डिवाइडेशन करके बताया जाता है कि स्वर के मात्रा के आधार पर क्या भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर क्या भेद होते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर क्या भेद होते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो परिपक्वता के आधार पर निर्भर करती है कि एक 10th का जो बच्चा है वो किस लेवल के आधार पर, एक किस आधार पर किन चीज़ों को सीख सकता है। एक यूकेजी का बच्चा, एक 5th का बच्चा किस आधार पर सीख सकता है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स बनाई जाती हैं वो इसी परिपक्वता के आधार पर बनाई जाती हैं कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसमें कितने स्वर और व्यंजन या किस तरीके से हम डिवाइडेशन करें, और वही स्वर और व्यंजन हम 10th में डालते हैं। तो परिपक्वता के कारण उनके जो स्वर और व्यंजन के भेद होते हैं वो सभी समझ में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं को अगर हम यूकेजी में या फिर 5th या 6th में पढ़ाते तो बच्चों
बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि बच्चों का जो परिपक्वता है वो उतनी नहीं होती है, बच्चे का मेंटेलिटी लेवल जो है वो कम होता है। तो धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, परिपक्व होता है और उन स्वर और व्यंजनों को सीख जाता है। तो ये भी एक बड़ा की जाती है किसके साथ, लाइट के साथ, या फिर पहले उसको रोटी डाली जाती है। इस पावलो के नियम में 3 स्थितियां आती हैं। सबसे पहले अनुबंधन से पूर्व, अनुबंधन के समय और अनुबंधन के पश्चात। तो इसमें क्या किया जाता है कि अनुबंधन किया जाता है भोजन के साथ, पहले उसे भोजन दिखाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि कुत्ते की लार आएगी, तो वो जो लार आती है वो भोजन के साथ आती है। फिर धीरे धीरे क्या कहता है, घंटी बजाई जाती है और फिर भोजन दिया जाता है और फिर लार आती है। तो वो कुत्ता क्या है कि उसे क्या हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है उसकी किसकी, घंटी के साथ, कि अब जब भी घंटी बजेगी यानी कि उसको भोजन मिलेगा। तो ये क्या हो गई है, उसकी कंडीशनिंग हो गई है। तो हम भी बच्चों के साथ हमारी भी कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे हमने देखा होगा कि जो भी पर्टिकुलर टीचर आता है, पीरियड्स लगाए जाते हैं, तो पीरियड्स लगाने के बाद जो भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टीचर आता है, बच्चा उससे पहले ही उसकी क्या निकाल लेता है, बुक निकाल लेता है। तो वो क्या है, कंडीशनिंग है। लंच की एक घंटी बजती है, तो लंच की जब घंटी बजती है तो बच्चों को पता है कि ये लंच की घंटी बजी है। भाई बेल जो बजती है पीरियड के अकॉर्डिंग पीरियड की बजती है, फिर उसके बाद जैसे लंच की बजती है, छुट्टी की बजती है, तो वो समान बेल होती है। लेकिन बच्चों को क्या हो जाती है, उनके साथ कंडीशनिंग हो जाती है। इस कारण वो बच्चे क्या करते हैं, जब लंच की बेल बजती है तो बच्चे अपना भोजन या टिफिन बॉक्स निकाल के वहां से लंच करते हैं। फिर जैसे ही छुट्टी की बेल बजती है तो बच्चे अपना बैग बंद करके और अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो क्या है, कंडीशनिंग है। तो ये चीजें हमें कहाँ से सीखने को मिल रही है, हमें सीखने को मिल रही है साइकोलॉजी से। कैसे हम अनुबंधन करवाएं बच्चों का, कैसे हम अनुबंधन करवा के बच्चों को सिखाएं। जैसे हिंदी का कोई टीचर आता है तो बच्चे हिंदी की बुक और नोटबुक पहले से निकाल कर रेडी रखते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्हें उनका अनुबंधन हो चुका है कि ये 5th पीरियड है या 6th पीरियड है, ये किसका है, ये साइकोलॉजी आपका हिंदी का है, या फिर 7th पीरियड है वो इंग्लिश का है, मैथ का है। तो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक निकाल के प्रिपेयर होते हैं। फिर इसके बाद एक स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में बताया जाता है कि बच्चे को दंड दे तो वो किस प्रकार दे। तो इसमें दंड को भी 2 प्रकार से बताया गया है, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। तो सकारात्मक दंड जो होता है वो क्या करता है कि आपकी अनुक्रियाओं को बढ़ा देता है, यानी किसी ऐसी चीज को देना जिससे देने से बच्चे की अनुक्रिया क्या हो, बढ़ जाए। और दूसरा होता है नकारात्मक दंड। नकारात्मक दंड का मेन ऐसा होता है कि कोई प्रिय वस्तु को बच्चे से छीन लेना ताकि उसकी अनुक्रिया क्या हो, जिसके हटाने से बच्चे की अनुक्रिया बढ़ जाए। तो हमें 2 प्रकार के दंड का प्रयोग करना चाहिए, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड, ताकि बच्चे को हम सिखा सके और अच्छे से बच्चे की लर्निंग कर सके। तो सकारात्मक दंड में जैसे क्या है कि बच्चे को हमने कहा कि तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें टॉफी देंगे, या आपने बहुत अच्छा वर्क किया तो हम आपको गुड़ देंगे। तो ये क्या है, सकारात्मक दंड है। दूसरा होता है नकारात्मक दंड, जिसका हमारे घर में मदर्स बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं। तो जैसे बच्चे को खेलना बहुत पसंद है तो हम ये कह देते हैं, या फिर टीचर्स भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि अगर बच्चे का गेम का पीरियड है तो बच्चा अगर होमवर्क टाइम पे नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को उस गेम के पीरियड में नहीं जाने दिया जाएगा अगर उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो ये क्या है, एक नकारात्मक दंड का प्रकार है, क्योंकि उसे उसकी जो प्रिय वस्तु है हमने उससे वो हटा दिया। ताकि अब बच्चा क्या करेगा कि उस खेलने जाने के लिए या खेल के पीरियड में जाने के लिए बच्चा क्या करेगा, उसको और अच्छे से पढ़ेगा, यानी उसकी अनुक्रिया क्या हो गई, अनुक्रिया में वृद्धि हो गई, यानी उस प्रिय वस्तु के हटाने से उसकी अनुक्रिया में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये क्या होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दंड होते हैं। फिर जो हम ये फीडबैक देते हैं, इस फीडबैक जिसे बोलते हैं पुनर्बलन, यानी ये जो पुनर्बलन दिया जाता है ये भी 2 प्रकार का होता है, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन का मीन्स होता है कि आप हर एक वर्क के बाद, जैसे हमने एक लेसन दिया बच्चे को, बच्चे ने होमवर्क किया या फिर हमने उसे लर्न करने के लिए दिया, बच्चा लर्न करके आया और हमने उसको वेरी गुड बोला, तो एक प्रतिभाशाली बच्चा है या फिर कोई भी बच्चा, उसके मन में ये आ जाता है कि टीचर जो है हमें हर अनुक्रिया के बाद क्या कर रहा है, वेरी गुड बोल रहा है। तो उसको ये लगता है, धीरे धीरे ये लगने लग जाता है कि चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन टीचर मुझे वेरी गुड बोलेगा। तो ये तो होता है सतत पुनर्बलन। लेकिन आंशिक पुनर्बलन भी में बताया जाता है कि बच्चे को हर एक प्रतिक्रिया के बाद फीडबैक ना देके या पुनर्बलन ना देके कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं फिक्स कर ली जाए जिसके बाद हम उसकी फीडबैक का प्रयोग करें। तो ऐसे में जैसे बच्चे का पहली लेसन लर्न किया बच्चे ने, तो हमने उस टाइम उसे फीडबैक दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लर्न किया है आपने, या बहुत अच्छा वर्क किया है, तो बच्चा क्या करेगा, उससे मोटिवेट होकर और अच्छा वर्क करेगा। तो उसके बाद अगर हम उसे दूसरे तीसरे पर ना दें तो बच्चे के मन में आएगा कि शायद
कुछ कमी रह गई, यानी पहले लेसन में तो हमें गुड या वेरी गुड मिला है, तो शायद कुछ कमी रह गई है, हमें और अच्छा करना चाहिए ताकि हमें गुड और वेरी गुड मिल सके। तो हमें उसकी जो आपके पुनर्बलन की जो होता है वो पुनर्बलन हमें हर एक उस पर प्रयोग ना करके हमें आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे की अनुक्रिया को हम और बढ़ा सके। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? साइकोलॉजी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से सीखने को मिली कि सकारात्मक दंड क्या है, नकारात्मक दंड क्या है और पुनर्बलन है वो एक्चुअल में किस प्रकार से प्रयोग करें। यानी हर एक लेसन पर हमें फीडबैक ना देके हम उसको बीच बीच में फीडबैक दें ताकि बच्चे को ये रहे कि नहीं, क्या पता इसमें अच्छा करूंगा तो शायद इसमें फीडबैक दे दें, या फिर इस शायद कुछ कमी रह गई, मुझे और सुधार करने की आवश्यकता है, तो मुझे अगले लेसन में जरूर फीडबैक मिलेगा, पुनर्बलन का प्रयोग देगा सर, या सर पुनर्बलन देंगे या मैम पुनर्बलन देंगी, तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इसको जब हम करेंगे तो देखना बच्चों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है इन चीज़ों से। बच्चे, क्योंकि बच्चे जो है उस टीचिंग में प्रयोग करना चाहिए। करते अधिगम पठार कि बच्चों का लंच क्यों किया जाता है, हर एक बच्चे में क्या कहते हैं पीरियड्स ऐसे फिक्स होते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड, थर्ड या फोर्थ पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, लंच कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ये करते हैं हम अधिगम पठार को रोकने के लिए कि क्या होता है, बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ गति से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, गति धीमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बीच में वो जो बीच में एक सीधी स्थिति आती है, रेखा आती है, उसे हम बोलते हैं अधिगम पठार। तो उस अधिगम पठार को रोकने के लिए बच्चों को 20 मिनट कह लो उसके ब्रेक दिया जाता है, लंच दिया जाता है, ताकि उस अधिगम पठार को हम रोक सके। बच्चे उसमें अपना लंच करते हैं, रिफ्रेशमेंट हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को फिर से पढ़ाया जाता है, तो अधिगम और अच्छा होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, अधिगम पठार को रोकने के लिए बीच में लंच का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे का जो अधिगम पठार है वो ना बने, बच्चा और अच्छे से सीख सके। इसके लिए ही बीच में लंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अधिगम पठार होता है स्टार्टिंग से लेकर के उसकी सीखने की जो गति होती है वो फर्स्ट पीरियड्स में ज़्यादा होती है। पहला जब बच्चा घर से आया तो वो बहुत अच्छी तेज़ गति से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति मंद हो जाती है और लास्ट पीरियड ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल बोर हो जाते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम जो लास्ट पीरियड रखते हैं वो डायरी का रखते हैं ताकि बच्चे का थोड़ा सा कि वो बच्चा उसमें अधिगम नहीं कर पाता है, तो हमें कुछ ऐसा रखना चाहिए। बीच में जो गेम्स के पीरियड लगाए जाते हैं तो गेम्स के पीरियड भी अधिगम पठार को रोकने के लिए लगाए जाते हैं ताकि बच्चे के अधिगम पठार ना बने, बच्चा रिफ्रेश हो जाए। कि बच्चा जो है वो खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो उससे वो रिफ्रेशमेंट उसको मिल जाती है, उसके बाद वो जो पढ़ता है तो उसका अधिगम पठार नहीं बनता है और बच्चा बहुत तेज़ गति से सीखता है। फिर उसकी कुछ कठिनाइयाँ कह लो, अधिगम की कुछ कठिनाइयाँ आती है बच्चे में, जैसे आपका डिसलेक्सिया है, बोलने में कठिनाई होती है, बच्चा क्या को वह बोल देता है, डब्ल्यू को एम बोल देता है, तो ये कौन सा रोग है, डिसलेक्सिया। तो ऐसा बच्चा अगर, कि ये जो होते हैं ये मानसिक तंत्रिका के विकार होते हैं, तो अगर ऐसा बच्चा है तो आप उन पर ज़्यादा अटेंशन दीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि वो बच्चा भी सीख सके। इससे डिस्ग्राफिया है तो उसमें बच्चे की लेखन संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं कि बच्चा लिख सही तरीके से नहीं रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है, तो ये क्या है, डिस्ग्राफिया है। कठिनाइयाँ आती है उसे क्या बोलते हैं, डिसकैल्कुलिया। तो ये जो डिसकैल्कुलिया ये क्या है, गणित संबंधी कठिनाइयों को दर्शाने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, डिसकैल्कुलिया। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था कि बच्चा जो है वो समाज में यानी ध्यान से देखकर उन्होंने क्या किया, एक बार्बी डॉल पर प्रयोग किया था। तो उस बार्बी डॉल को प्रयोग करके उसमें दिखाया गया कि 3 तरीके की स्थितियाँ दिखाई गई थी कि इसमें एक में बच्चे को क्या किया गया था, मारा जा रहा था, तो जब बच्चों ने उसको देखा तो वो उसी तरीके का व्यवहार कर रहे थे। दूसरे में बॉर्बी डॉल के साथ बहुत प्यार से व्यवहार किया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। और तीसरी जो स्थिति थी उसमें क्या किया जाता है कि बच्चे को ना तो उस बॉर्बी डॉल को मारा जाता है और ना ही उसके साथ प्यार का व्यवहार करता है, तटस्थ स्थिति अपना ली जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, उस तटस्थ स्थिति का ही प्रयोग करते हैं। तो हमें अपने जो घर में माहौल बनाना चाहिए या फिर घर का जो वातावरण होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो हमें ऐसा अपना वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चे क्या है उससे सीखें। अगर किसी के घर में ऐसा माहौल है कि हर सब प्यार और प्रेम से रहते हैं, भक्ति भावना रखते हैं, तो उनके घर के बच्चों में देखा जाता है कि वो बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। तो ये हमने कहाँ से सीखा, समझ